सादर प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि भय, चिंता, एंग्जाइटी, हेल्थ एंग्जाइटी, डेथ एंग्जाइटी और उसकी परिकल्पना को सहजता से कैसे मिटाया जा सकता है। कुछ समय जब एंग्जाइटी हावी होती है तो लगता है कि यही सही है, बहुत बुरा होने वाला है। एंड थोड़ी देर बाद लगता है कि ये तो पागलपन है, मन का खेल है। लेकिन जब भी नेगेटिव विचार आता है उसको सपोर्टिव एग्जाम मिलता है, फिर उसको एश्योरेंस देना पड़ता है और इससे एंग्जाइटी कम होती है। और जब तक एश्योरेंस ना मिले तब एंग्जाइटी कम नहीं होती, तो साइकिल स्ट्रांग होती जाती है। तो ये एंग्जाइटी की साइकिल को कैसे तोड़ सकते हैं? आज के युग की एक कॉमन समस्या है एंग्जाइटी, है ना। एक कॉमन समस्या है, बेचैन है व्यक्ति और भयग्रस्त। भय अंदर बहुत गहरे तक चला गया है, नाभि कांपती रहती है। यह कॉरपोरेट कल्चर की देन है, जहाँ पर असुरक्षा की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको लगता है कि आपके पास जो है वो पर्याप्त नहीं है, और आपको जो है धन के हिप्नोटिज्म में ऐसा बांधा गया है कि इतना धन तो आपको चाहिए ही चाहिए, इतना धन तो आपको चाहिए ही चाहिए, और बढ़ते हुए क्रम में चाहिए। क्यों? क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि आपके पास धन है और रखा हुआ है, यदि बढ़ नहीं रहा है तो फिर आपका धन कम हो रहा है। यदि बढ़ नहीं रहा है तो कम हो रहा है। बढ़ने की भी उसकी एक स्पीड होनी चाहिए कि इससे कम स्पीड से नहीं बढ़ना चाहिए। मुद्रास्फीति की दर यदि 9% है और आपका धन 9% से बढ़ रहा है तो आपका धन बढ़ नहीं रहा है। इस प्रकार का एक गणित काम करता है, और यह गणित जो है भीतर भय पैदा करता है कि आने वाले समय में यह धन पर्याप्त रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए आपको कुछ ना कुछ करते रहने की ज़रूरत है। धन को बढ़ाए रखने की ज़रूरत है, बचाए रखने की ज़रूरत है। प्रतिस्पर्धा का युग है। आप जिन माध्यमों से धन कमाते हैं, यदि व्यापार में हैं, तब तो आपको भय बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि व्यापार में लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें काम करने वाले नए नए लोग आ रहे हैं, मुनाफे का प्रतिशत घट रहा है। तो ये वाला जो गुणा भाग है, जो धन पर आधारित है, यह बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है अभी के इस युग में। क्योंकि हमने पूरे सृष्टि में जो अभी समाज बनाया है वह धनोन्मुख समाज बनाया है। पूरा कल्चर, संस्कृति, हमारा जो कुछ भी है वो धनोन्मुख है, मनी माइंडेड है। एक्चुअली हम गौर से देखें तो अभी हमारा कल्चर जो है मनी माइंडेड कल्चर है। हम भले बोल रहे हैं कि हमारा कल्चर यह है, वह है, फलाना है, ठिकाना, वो सेकेंडरी है। बाकी सारे कल्चर आपके सेकेंडरी हैं, और प्राइमरी कल्चर जो हमारे ग्लोबल विलेज ने हमको गिफ्ट किया है, जो ग्लोबल विलेज वाला कॉन्सेप्ट है, इसने हमें जो गिफ्ट किया है वह मनी माइंडेड कल्चर है। क्योंकि धन ही आपको कमांड करेगा, धन ही आपको ऑपरेट करेगा। तो उसके बगैर आपका काम होता नहीं है। क्योंकि आपको यदि कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो उसके लिए धन चाहिए, और धन बढ़ता हुआ धन चाहिए। आज जो धन आपको उपलब्ध है, जितना धन है उससे आप जो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, यदि अभी आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो कुछ समय बाद में वो महंगी हो जाएगी। जो शिक्षा आप देना चाह रहे हैं बच्चों को, यदि उसमें आप थोड़ा विलंब कर लेते हो तो महंगा हो जाएगा। मनुष्य ज़्यादा हो गया है, मनुष्य की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, और संसाधन उतने ही हैं। आबादी तेज़ी से बढ़ी, संसाधन उतने ही हैं। उन संसाधनों का हम
दोहन कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। तो एक तो जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो हम कम कर रहे हैं। जितने लोग हैं इनका पेट पालना है तो उसी मिट्टी से ज़्यादा कुछ निकालना पड़ेगा। और हमारे पास भूमि जो है, कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है। अब कृषि योग्य भूमि हमारी घट रही है और उससे हमें पैदावार बढ़ानी है, तो हम उसका दोहन ज़्यादा करेंगे तो उसे भी हम खराब कर रहे हैं। अब यह भी जो है सबको समझ में आ रहा है कि आने वाला समय जो है फूड क्राइसिस का समय है। तो एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आने वाला युग जो है फूड क्राइसिस का युग है, पानी की क्राइसिस का युग है। ये तो बहुत साल पहले ही डिक्लेयर हो चुका है कि अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। मतलब आपके संसाधन घटते हुए संसाधन है जीने के लिए। और यह संघर्ष जो है बहुत तेज होने वाला है क्योंकि इसकी छीना झपटी बढ़ने वाली है। तो इसकी छीना झपटी जो बढ़ेगी तो अब कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में ये बात तो है, तो वो भय भी भीतर काम तो कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी से ही जो चीज़ आगे आने वाली है ना उसके लिए छीना झपटी पहले ही बढ़ जाती, तो अभी छीना झपटी बढ़ चुकी है। लेकिन वो कैसे बढ़ी है? नियम कायदों के तहत में, व्यापार के तौर तरीकों में, किसी प्रकार से, है ना, राजनीतिक तौर तरीकों में, सब में छीना झपटी बढ़ रही है। आप देखें ना, करप्शन बढ़ रहा है, रिश्वत बढ़ रही है ना। करप्शन और रिश्वत बढ़ेगी तो जैसे वो व्यापारी पे हमला करेंगे तो वो पास ऑन कर देगा, जो उसको लॉसेस हो रहे हैं वो पास ऑन कर देगा। किसको? अपने कस्टमर्स को। तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि वो पास ऑन करे और अगला वाला पास ऑन करने से इनकार कर दे, जो उसका प्रतिद्वंदी है, या कम पास ऑन करे तो उसका व्यापार बढ़ जाता है। सब तरीके से वह भी फंस गया। तो यही जो युग है तरह तरह की प्रतिद्वंदिता का है। जो कंपटीशन है, बहुत गौर से देखो तो ये छद्म युद्ध है। यह जो है एक छद्म युद्ध है। वो कौन से कमांडोज होते हैं जो वो कौन सा युद्ध लड़ते हैं, जैसे कम कमांडोज जो है वो युद्ध लड़ते रहते हैं। कोई ऐसी उनकी कोई टेक्निक होती है, गोरिल्ला, है ना, गिरिल्ला, हाँ, छुपके वार करने वाले, है ना। तो इस प्रकार का कुछ चल रहा है। तो ये जो संघर्ष है बड़ा बुरा संघर्ष है और ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर चुका है। तो एंजाइटी बढ़ रही है। अब एक और बात है एंजाइटी बढ़ने का कि अब जो है इसमें जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो आपका दोहन ज़्यादा करेगा। जो एम्प्लॉइज़ है उसका दोहन ज़्यादा करेगा। एम्प्लॉइज़ बोलता है सबसे अच्छी नौकरी है। कुछ ऐसे हैं, कोई इसमें अपनी लागत नहीं लगानी, हमारा हेडेक नहीं, उसका धंधा चले ना चले, हमको तनख्वाह मिलेगी। अब उसका कहना है कि इसी एम्प्लॉइज़ से मेरे को ज़्यादा काम लेना है। इसको मैं 60-70 हज़ार रुपये महीना दे रहा हूँ, 80 हज़ार रुपये महीना दे रहा हूँ, या लाख रुपये महीना दे रहा हूँ, तो उससे मुझे 5 लाख रुपये कमवाना भी है। उससे 5 गुना 7 गुना ज़्यादा कमा के दे मुझे। तो 5-7 गुना यदि ज़्यादा कमा के देगा तो इसका अर्थ है कि उसे शोषण करना पड़ेगा, है ना। गरिमा है ना अभी यहाँ बैठी, उसका कहना है कि उसके बॉस का कहना है कि यह जो है 5 दिन काम करो 2 दिन छुट्टी जो है, यह पश्चिम का कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, इंडिया का नहीं है। इंडिया में हम आपको छुट्टियाँ नहीं देंगे, आपको काम करना पड़ेगा और रात में भी आपको काम करना पड़ेगा। दिन में तो काम किया, उसका कोई ओवर टाइम भी नहीं मिलेगा, उसका आपको कोई ओवर टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से कॉर्पोरेट कल्चर आपका शोषण करेगा और ऐसा सब होना ही है, होगा ही। तो इससे क्या होगा कि आपके पास अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बचेगी। पर्सनल लाइफ नहीं बचेगी तो अब ये PSU सेक्टर में भी ऐसा होने लग गया है, हो गया है ना वहाँ भी।
कार्तिक वही PSU में हो ना, तो वहाँ पर भी क्या होने लगा है कि काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं और एक्सपेक्टेशन आपके से बढ़ाए जा रहे हैं, आपको टारगेट्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं। मतलब ये है कि आपका शोषण बढ़ेगा। शोषण बढ़ेगा का अर्थ है कि आपको अपने जीवन का समय खुद के लिए घटा करके उसमें काम में देना पड़ेगा। आप अपने लिए नहीं जी पाएंगे। आप अपने लिए यदि नहीं जी पाएंगे तो आपको एंग्जाइटी होनी है। भाई आपको इनसिक्योरिटी जो फीलिंग है वो आपकी बढ़ रही है, असुरक्षा की भावना आपकी बढ़ रही है, संघर्ष आपका बढ़ रहा है, परिस्थितियां प्रतिकूल होती जा रही हैं और रिलैक्सेशन के लिए आपके पास समय है नहीं। आपका समय घटता हुआ समय है। आप परिवार में भी जाते हैं तो कम समय के लिए उनसे इंटरेक्ट हो पाते हैं, और कम समय में जो इंटरेक्ट हो पाते हैं तो अपने फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वहाँ पर जाके निकाल लेते हैं। तो आपके परिवार में भी कोई सुख शांति रहती नहीं, तो एंग्जाइटी बढ़ेगी। और आपका कहना है कि आपके परिवार वालों को आपको समझना चाहिए कि आप कितनी मुसीबत और संघर्ष से हैं। तो इस प्रकार का जो ये दुष्ट चक्र है ये चल रहा है, और ये इसकी गिफ्ट है कि आपको एंग्जाइटी मिलेगी। इससे बाहर कैसे आए? बाहर आने के लिए पुराने जो सनातन नियम हैं उनको पहचानना पड़ेगा। अपरिग्रह, आप अपनी लाइफस्टाइल को सादा करिए, ठीक है ना। जब आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड घटा देंगे, आपके खर्चे कम हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सादे जीवन से आप स्वस्थ भी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे। तो भय खत्म हो जाएगा। फिर तो भय यह है कि बीमार पड़ गए तो, यदि हॉस्पिटल गए तो पता नहीं 5 लाख मांगे, 10 लाख मांगे, 20 लाख मांगे। तो डेड बॉडीज़ भी नहीं देते हैं। डेड बॉडीज़ को ICU में भर्ती रखते हैं। क्या लगा के रखते हैं? ऑक्सीजन, वेंटिलेटर पे रखते हैं डेड बॉडीज़ को, और बिल चलता रहता है ना। इस प्रकार की घटनाएं कॉमन है। तो जो है बड़ा डर लगा रहता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। हेल्थ इंश्योरेंस कराओ तो उसके प्रीमियम की व्यवस्था करो। अब अपने आप आहार संतुलन को रखें। होता है, देखिए कैसी चीज़ें काम करती है। फ्रस्ट्रेशन में आप हैं, स्ट्रेस से ग्रस्त हैं, तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ा डिप्रेशन भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है बार बार खाने लगता है, उसका भोजन का संतुलन हो जाता है, अपने आप को भरने लगता है, कहीं ना कहीं से भरना है तो फूड से भरने लगता है। उससे उसको गैस्ट्रिक हो जाएगी, गैस जो है उसके दिमाग में चढ़ जाएगी, है ना। अंदर अपना जो है इम्बैलेंस हो जाएगा उसके स्वास्थ्य का। उसका भय और बढ़ जाएगा, यदि मैं मर गया तो मेरे परिजनों का क्या होगा? मेरे परिजनों का क्या होगा? उसको, ऐसे व्यक्ति को फूड क्रेविंग भी होने लगती है। बार बार खाना, उल्टा सीधा खाना, कुछ भी खाना, उससे और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जबकि सादा जीवन, सादा आहार, उसके द्वारा जो है इस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से वो अपने आप को बचा सकता है। और यदि बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि भय ऐसा घुस जाता है ना सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, उसके पास है पर्याप्त, घर है, मकान है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो भयग्रस्त रहेगा। उसको लगेगा मैं कहीं पिछड़ तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। जबकि है उसके पास पर्याप्त, लेकिन वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम इतने स्ट्रांगली काम कर रही होती है और महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हैं, तो वहाँ सापेक्षता पैदा हो जाएगी। यदि महत्वाकांक्षी करोड़पति बनने, अरबपति बनने की है और तुम करोड़पति हो, अरबपति बनने की महत्वाकांक्षा है, तुम करोड़पति हो, तो तुमको तो फियर रहेगा ही, एंग्जाइटी रहेगी।
तुम्हें अरबपति होना चाहिए, तुम सिर्फ करोड़पति हो, तो समस्या से ग्रस्त रहोगे ही रहोगे। तो जो है उसके प्रति स्वीकार नहीं है, और यह कल्चर तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे पास जो है वो पर्याप्त नहीं है। और सनातन संस्कृति सिखाती है कि जो भी है वो पर्याप्त से ज़्यादा है, तुम्हारी पात्रता से ज़्यादा है। अस्तित्व ने तुम्हें जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उससे ज़्यादा दिया हुआ है। उससे क्या संतुष्टि की भावना पैदा होगी। संतोषी सदा सुखी। तो उपभोक्तावादी जो समाज है, जहाँ पर उपभोग के लिए जो है तरह तरह की चीज़ें जो आपके जीवन में कंफर्ट पैदा करती हैं, उनको आप जुटाते चलते हैं, उनको जुटाना जरूरी है। तो आपके जीवन में समस्याएं बढ़ने वाली हैं, और उसके बगैर चलता भी नहीं है। ये जो कल्चर ऐसा हो जाता है, इसके बगैर चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ना चलो तो डिप्रेशन होने लगता है कि सबके पास यह है, हमारे पास नहीं है, इसके पास इतना महंगा वाला है, हमारे पास बड़ा सस्ता वाला है। ये कंपैरिजन पैदा होता है। इससे जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है ना। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको डिप्रेशन में ले जाता है, विद्वेष में ले जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे विशेष साइकिल हैं। अब ये जो असहजता है, बेचैनी है, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं, वैसे बन गए हैं और वो आपको हैक और ऑपरेट कर रहे हैं। उसके लिए आपको साधना करनी होगी, और अपने ब्रीथ को नॉर्मल रखने वाली साधनाओं पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपके ब्रीथ को हैक कर लिया जाता है सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न के द्वारा, उन फियर्स के द्वारा। तो जागरूक रहना पड़ेगा और उन पैटर्न्स को देखना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि से देखना पड़ेगा। समझना नहीं है, सिर्फ देखना है। सहजता से देखना हो रहा है और वो डिज़ॉल्व होते चले जाएंगे। दूसरा, आपको चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग चक्रों से है। स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में अभी सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि हमें इस चक्र का पता ही नहीं चलता। बाकी बड़े बड़े अपने को बोलो, अब सहस्त्रार वहाँ कुछ ना कुछ होता है, आज्ञा चक्र हाँ कुछ ना कुछ होता है, विशुद्धि हाँ कुछ ना कुछ होता है। लोअर चक्रास में काम कम है, लोअर चक्रास में एनर्जी महसूस नहीं होती, अपर चक्रास में हो जाती है। तो लोअर चक्रास की क्लींजिंग बहुत जरूरी है, और उसकी क्लींजिंग हो नहीं पाती। वहां पर सेंसेशन फील ही नहीं होते। ऐसा बिल्कुल कॉमन हो गया है। इतनी खतरनाक हैकिंग्स हो चुकी हैं, इतने खतरनाक जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें प्रवाहित हो रही हैं कि आपके वो चक्रास जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो साइकोटोसोमेटिकली कुछ ऐसा करना होगा कि उन चक्रों की शुद्धि हो जाए। आहार संतुलन से लेके जीवनचर्या के संतुलन से लेके आकाश तत्व को बढ़ाने की जरूरत है। आकाश तत्व को आप बढ़ाएंगे कैसे? आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए आपको खुले आकाश में रहना पड़ेगा, जहाँ जैसी उपलब्धता हो। घर की छत पे चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, आसपास के किसी जंगल में चले जाओ, लेकिन आकाश तत्व में आपको रहना बढ़ाना पड़ेगा। आकाश तत्व में यदि आप रहना नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं बढ़ती चल जाएंगी। ये सारी समस्याएं जो हैं उनकी कमांड मन से होती है ना, और मन यदि छोटे दायरे में रह रहा है तो उसमें सर्कल्स ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी गतियाँ ज़्यादा तेज महसूस होंगी। छोटा सर्कल है। आकाश तत्व में आप फैलते, बीच में स्पेस बनता चलता है। तो आकाश तत्व का सानिध्य बहुत जरूरी है। आकाश तत्व में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए, खुले आकाश के नीचे घूमने फिरने निकलना चाहिए। और बहुत सारा ऐसा समय होना चाहिए आपके पास में दिन का, जिसमें आप बिजनेस से दूर रहेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होंगे। नौकरी में है
तो नौकरी वाली स्टेज से बाहर हो जाएंगे, सहज और सरल हो जाएंगे, प्रकृति के साथ हो जाएंगे या नियर एंड डियर्स के साथ हो जाएंगे। वहाँ आप काम धंधे व्यापार के बारे में, नौकरी के बारे में, स्ट्रेस के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे, जरा भी ध्यान नहीं देंगे। ऐसा समय आपके पास में होना चाहिए। वह समय आपको हील करता है, आपकी हीलिंग वहाँ पर होगी। तो अपने जीवन को खुद ही संवारना पड़ेगा, ये सब है। ये ना बच्चों में भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी का, टीनेजर्स में, और एनवायरनमेंट सेम होता है तो भी दो बच्चे डिफरेंटली बिहेव करते हैं। जैसे मेरे ही दो बच्चे हैं तो एक को एंजाइटी का बहुत इशू है और दूसरे को बिल्कुल भी नहीं है, वो एक हमेशा सम रहता है। फ्लाइट पकड़नी है तो रोना शुरू, जबकि सब कुछ हो रखा है, सब हम सब हेल्प कर ही रहे हैं, हमें ही छोड़ने जाना है, पर एंजाइटी शुरू हो गई। एक बार तो एग्जाम ही नहीं दे पाए, सब पढ़ लिख लिया एग्जाम देने के लिए, लेकिन एग्जाम दे नहीं पाए क्योंकि इतना एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो गई। ये एंजाइटी किसी किसी बच्चे में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। कारण क्या है? उसने जो है कुछ ज़्यादा बड़े सपने देख लिए, वर्चुअली उसने ज़्यादा बड़ी एम्बिशंस क्रिएट कर ली और सपने ऐसे देख लिए कि उनको अपने जीवन में उतार पाना संभव है नहीं। इतने बड़े सपने देख लिए और अंदर ही अंदर वो उसमें घूम रहा है। उसको लगता है कि इससे कम से बात बनेगी नहीं और अपने आप को देखता है तो वो देखता है कि मेरी एबिलिटी तो है नहीं, इसकी एबिलिटी उसकी वह है नहीं जितने बड़े वो सपने देखता है। और वह सपने वो बार बार देखता है मतलब उसे मैनिफेस्ट करना चाहता है और उसके बीच में गैप है। जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहता है उसकी एबिलिटी उसके पास है नहीं। बात बनेगी कैसे? जबकि होना यह चाहिए था कि वह अपना जो है पढ़ाई लिखाई वगैरह जो भी कंपटीशन फाइट करना है सब करता रहे, लेकिन उसको जो है स्ट्रेस न बनाए, महत्वाकांक्षाएं न बढ़ाए। उसको खेल खेल पे करता रहे, जो होना है वो होगा। यदि वो सहज होगा, वहाँ यदि सक्सेस नहीं हुआ तो उसे स्ट्रेस नहीं होगा, वो उसका खुलापन बना रहेगा तो कुछ और कर लेगा। बहुत सारे लोग हैं जो सहज रहते हैं, वो सक्सेस, नौकरी नहीं लगी, अब सबको तो नौकरी लग नहीं सकती। भारत में 800 करोड़ लोग हैं, तो उसमें जो है साल में कितने लोगों को सरकार नौकरी देगी? 0.01% लोगों को, उससे ज़्यादा दे सकती है। सरकार ने तो नौकरी देनी नहीं है, नौकरी तो एक्चुअली आप देते हैं, आम आदमी देता है। उनकी तनख्वाह सरकार तो देती नहीं, आप देते हैं। यह वहम होता है कि सरकार देती है, इस कारण देश में समस्या है। सरकार तो एक जो है एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। नौकरियां आपको ही देनी है, सैलरीज आपको देनी है। यदि आप ज़्यादा एम्प्लॉइज रखवा रहे हैं अपने लिए तो आपको ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको टैक्सेशन आपके ऊपर बढ़ जाएगा। सैलरी आप ही देते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उसकी सैलरी आप देते हो, उनकी पेंशन आप देते हो, हर आम आदमी देता है। लोग जो है सरकार को गिरा देते हैं, बोले इनको क्या दिक्कत हो रही है सरकार को, तनख्वाह बढ़ा देना चाहिए, यह बढ़ा देना चाहिए। अरे सरकार ने फैसला लेगी, वो आपके बिहाफ में फैसला लेगी। यदि उसने तनख्वाहें बढ़ा दी, पेंशन बढ़ा दी, मतलब वो आपको देना पड़ेगा। अब महंगाई आपकी बढ़ जाएगी, आपकी जेब पे भार बढ़ जाएगा। तो वह जो है आम आदमी को समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि सरकार जो है चाहे जितने पैसे छाप ले, उसे क्या फ़र्क पड़ना है। यदि धन बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी, है ना, उसका अवमूल्यन हो जाएगा, धन का अवमूल्यन हो जाएगा। कुछ देश है ना जो बहुत ज़्यादा धन छापते हैं,
जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं, इतना ज़्यादा प्रिंट करते हैं, वो मनमाना प्रिंट करते हैं। वहाँ की पब्लिक नहीं, सरकार भी ऐसा सोचती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, छापो, है ना। तो वहाँ पर जो है वो नॉनवेज वगैरह बहुत चलता है ना, बकरी बहुत चलती है पड़ोसी मुल्क में। बकरे जो है 2-2, 3-3 लाख रुपए के बकरे मिलते हैं एक एक, वहाँ की मुद्रा में, है ना। आटा बहुत महंगा होता है वहाँ पे, बेसिक चीज़ें बहुत महंगी होती है। किराए का घर ढूंढना बहुत टेढ़ा मामला है वहाँ पे। किराए के घर ढूंढने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, बहुत महंगे में किराए के घर मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो ये सब जो है ऐसा है कि बच्चों को हम यदि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं दे देते हैं किसी प्रकार से भी, कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, बेटा तू क्या बनेगा बड़ा होकर के, अभी 2-3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको बोलते हो बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। ऐसा हम एक गांव में रहते थे, वहाँ एक बच्चा था, उसको जो है माँ बाप थोड़े मूर्ख थे उसके, तो ऐसी वो अपना इसी प्रकार का बेटा क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, यह बनेगा, वह बनेगा, कुछ बड़े बड़े सपने, है ना। एबिलिटीज़ न उसमें, न उसके माँ बाप में, किसी में नहीं, किसी प्रकार की कोई एबिलिटीज़ नहीं। गोबर गणेश, उस गोबर गणेश को वो कहते रहे यह बनेगा, वह बनेगा, तो वह जो है गांव में घूम घूम कर वो कहता था कि मैं तो ये बनने वाला हूँ मैं तो फलाना बनने वाला हूँ। तो गांव के एक बुजुर्ग ने हंसी मजाक में कहा, बेटा तू ये सब क्या बनेगा, तू तो राष्ट्रपति बनना, उससे कम में क्या बात बनेगी। तो उसने पूछा कि मुझे राष्ट्रपति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले सेवा करनी पड़ेगी। क्या सेवा करनी पड़ेगी, बोले तू सबको पानी वानी पिलाया कर, इधर जो है ये जैसे बाजार में कहीं कुछ साफ सफाई कर दिया कर, मंदिर के बाहर सफाई कर दिया कर, स्कूल के इधर सफाई कर दिया कर, सेवा का काम है, किया कर। सेवा करेगा तभी तो दुनिया की नज़र तेरे पर पड़ेगी, तेरे को राष्ट्रपति बनाएंगे। उसने वह काम चालू कर दिया। तो इस प्रकार की, अब वह तो खैर गोबर गणेश था तो उसको स्ट्रेस हुआ नहीं, गांव का माहौल था। अब वो बच्चा जो है इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, लेकिन जो है इंटेलिजेंट तो है लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं कहीं हो गई। अरे तुमने ना करी होगी, किसी पड़ोसी ने उसके दिमाग में डाल दिया होगा बचपन में, रिश्तेदार ने डाल दिया होगा, टीचर ने डाल दिया होगा। महत्वाकांक्षा ही तो सब सिखा रहे हैं, दौड़ना ही तो सिखा रहे हैं। जो जितना तेज दौड़ता है उसको उतना अच्छा शाबाशी मिलती है। दौड़ना सिखा रहे हो इतना ज़्यादा, कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा स्पीड की बात कह देते हैं हम कि अब जो है उसे फ़र्क दिखता है, गैप दिखता है, उसे अपने आप पे भरोसा नहीं होता कि मैं यह हासिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बाहर वो कुछ भी कह रहा हो, अंदर में वो सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ काम कर रही, जो एम्बिशन किसी न किसी ने डाल दिया है। पढ़ना लिखना स्किल डेवलपमेंट जो है एक आनंद होना चाहिए। यदि आनंद पूर्वक कोई स्किल डेवलपमेंट होता है ना, और वह उसके स्वभाव के अनुरूप हो, उसके अभिरुचि के अनुरूप हो, उसकी अभिरुचि के अनुरूप यदि उसका स्किल डेवलपमेंट होता है तो वह जो भी करेगा आनंद पूर्वक करेगा, और वहाँ घोड़ा भाग नहीं होगा कि मैं क्या कमाऊंगा, और वह अच्छा ही कमाएगा अभिरुचि से करेगा। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि नहीं हमें हायर एजुकेशन नहीं लेनी, अब क्या करना है, हायर एजुकेशन लेके क्या बनोगे, बीई बेरोजगार इंजीनियर वाली डिग्री चाहिए। मालूम है ना, लाखों की संख्या में इंजीनियर बेरोजगार हैं, एक एक फैकल्टी के, कितनी फैकल्टीज हैं इंजीनियरिंग की, बेरोजगार बनोगे।
इस पढ़ाई लिखाई करने का मतलब क्या है? तो हम उन्हें जो है डराते हैं, पढ़ने के प्रति बहुत वो आगाह करते हैं कि बेटा फर्स्ट डिवीजन आना, बेटा फलाने टॉप में आना, तभी बात बनेगी, नहीं तो तुम पिछड़ जाओगे। अब ये हिप्नोटिज्म उसके अंदर बैठ गया है। कहाँ से बैठा, क्या बैठा, ये ढूंढने की बात है, लेकिन बैठ तो गया है। गुरुजी, फ्लाइट पकड़ने में क्या एंग्जाइटी, उसके लिए क्यों रोना शुरू कर रहा है? नहीं, पैटर्न यदि भीतर आ गए ऐसे, तो उसको लगता है कि मेरा ये छूट न जाए, मैं चूक न जाऊं। फिर चूक न जाऊं सब जगह होगा, फ्लाइट पकड़ने में होगा, ट्रेन पकड़ने में होगा, छोटी छोटी चीज़ों में होगा। मैं चूक न जाऊं, मैं चूक न जाऊं, छोटी छोटी चीज़ों में होगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो चित्रात्मक भाषा में विचार करता है, वहाँ ये सब कुछ जो चलता है पिक्टोरियल जो है फ्लो होता है, पिक्टोरियल फ्लो, पिक्टोरियल लैंग्वेज होती है। यह जो है ऊपरी सतह पर आकर के फिर उसमें भाषा जुड़ती है। ये जो विचार है ना, विचारों जो सरफेस पर जो चलते हैं ना विचार, वो शब्दों के साथ दिखते हैं। भीतर जैसे जैसे जाओगे ना, वहाँ शब्दों वाले विचार नहीं चलते, वहाँ पिक्टोरियल लैंग्वेज चलती है। तो पिक्टोरियल लैंग्वेज में जो है वहाँ पर ये बात निकलती है कि मैं चूक ना जाऊँ, है ना। तो सपने आते हैं कि वह जो चूक गया, गिर गया, फिसल गया, है ना, उसके हाथ से छीन लिया गया, इस प्रकार के सपने आते हैं फिर इनको। तो अब जो है इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है, उसका ब्रीथ पैटर्न भी गड़बड़ा चुका होगा, उसकी ब्रीथ को ठीक करना पड़ेगा। लाओ से हुए हैं ना, सुना है ना, चाइना में हुए हैं, बुद्ध से पहले हुए हैं। तो उनका सिस्टम ये था, वो कहते थे तुम अपने ब्रीथ पैटर्न को ठीक कर लो, तुम्हारी श्वास सहज है या नहीं है। तो अपनी श्वास की सहजता भी ख्याल रखो। तुम्हारी श्वास असहज है मतलब तुम गलत व्यक्ति हो, तुम्हारी सांस ठीक है मतलब तुम सही व्यक्ति हो। तो वो अपना चेक करते थे, तुम्हारा पेट दिखाओ। अब बोलोगे कि क्या पेट का क्या लेन देना, वो कहते थे तुम कैसे अच्छे आदमी हो, बुरे आदमी हो, शिक्षित मतलब योग्य हो, अयोग्य हो, कैसे तय होगा? बोले तुम्हारे पेट से तय होगा, तुम्हारा पेट देखेंगे तो पता चलेगा तुम योग्य हो या अयोग्य हो। तुम्हारा पेट देख के तो तब पता चलेगा ना तुम सहज हो कि असहज हो। तुम्हें जो है पास किया जाए कि फेल किया जाए, तुम्हारे पेट देख के पता चलेगा ना। तो वह जो ऐसे क्वेश्चन आंसर वाली शीट है ना, रहती है ना, क्वेश्चंस देता था, लिख के ले आओ, लिख के आओ। तो बोलता था चेक करो जी, शिष्य कहता था आप चेक करिए। बोले नहीं नहीं, तू पेट खोल, इसको क्या देखूंगा, तू पर्चे में उत्तर लिख के लाया, इसको पढ़ने से क्या होगा, मुझे तुझे जांचना है, तेरे पर्चे को भी जांच के क्या करूँगा, तू अपना पेट खोल, पेट दिखा। अब ये बात आपको जमेगी नहीं। उसने क्वेश्चंस दिए, उसके आंसर लिख के लाएगा, वो कहता है शीट को मैं क्या देख करूँगा, देख करके तो अपना पेट खोल के दिखा, हटा कपड़ा, पेट दिखा, देखूं तेरी श्वास नाभि से चल रही है कि नहीं चल रही है। नाभि से चल रही है तो कहता था हाँ पास, श्वास इधर से चल रही है, बोले तूने कुछ भी लिखा हो, तू फेल हो गया। उसमें क्या लिखा, उसको पढ़ के मैं समय क्यों खराब करूँगा, उसको पढ़ने से होगा क्या। तू सही है कि नहीं सही है, तू सही है तो जो लिखा होगा सब सही है, तू गलत है तो तुझने जो भी लिखा होगा सब गलत है। तो पेट से देखता था, श्वास कहाँ से चलनी चाहिए, पेट से। हम देखते बहुत सारे लोग की श्वास इधर से चलती है, यहीं से लौट जाती है, ऐसी श्वास चलती है, कहाँ से चल रही श्वास,
पेट से चलनी चाहिए श्वास। पेट से यदि श्वास चल रही है तो तुम सही हो। तुम्हारी श्वास यदि छाती से चल रही है तो तुम गलत हो, तुम अयोग्य हो, तुम गड़बड़ है तुम्हारे भीतर। तो जो है उसके ब्रीदिंग को नॉर्मल करना होगा। ब्रीथ नॉर्मल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो उसे भरोसा देना पड़ेगा कि बेटा डरने की कोई बात नहीं। उसे साधना की कुछ विधियां देनी पड़ेगी जो कि हैकिंग्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। उसे तैयार करना पड़ेगा कि बेटा वर्ष से वर्ष क्या होगा, ऐसा होगा ना, सब चलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन लगातार फेल होते रहे। बड़ी मुश्किल से धक्का पेल करके पासिंग मार्क्स जो है आते रहे। कभी 1 साल में कोई क्लास पास हुई, कभी 2 साल में पास हुई, कभी 3 साल में पास हुई। कितने स्कूलों से उन्हें निकाला गया, बड़ी मुश्किल से कर करके। उन्हें जो शिक्षा अर्जित करी थी उसमें उन्हें कोई चपरासी रखने के लिए तैयार नहीं था, प्यून के लिए भी तैयार नहीं थे उसको रखने। हाँ, और वो इतने बड़े साइंटिस्ट हुए। तो ये समझने की बातें हैं कि हम इस हिप्नोटिज्म में क्यों पढ़े हैं कि हमें जो है एक नौकरी चाहिए, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, फलाना बनना। ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अरे सहजता से जियो। डॉक्टर इंजीनियर तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे। सहज जीवन होना चाहिए। सहज जीवन से तुम जहाँ तक भी पहुँचोगे सेटिस्फाइड रहोगे। तुम्हारा परम धन जो है सहजता होना चाहिए। तो बच्चों को सहज माहौल दो, सहजता से विकसित होने दो। एम्बिशंस नहीं देना। एम्बिशंस विष है, जहर है। एम्बिशंस जहर है और बच्चों को एम्बिशन ही दिया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी में बहुत सारे लोग जो है विद्रोही हो जाएंगे। अभी भी हो गए हैं, हो जाएंगे विद्रोही। वो शिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। यूरोप में तो हो गया है, अमेरिका यूरोप में हो गया। बच्चों ने इनकार करना चालू कर दिया कि ठीक है हायर सेकेंडरी की तक की एजुकेशन ले लेंगे क्योंकि यहाँ तक की ठीक है, काम चलाओ कुछ चीज़ें, गुणा भाग जोड़ घटाना या वह छोटी मोटी चीज़ें। डिग्रीज हम नहीं लेंगे, डिग्रीज के लिए तैयार नहीं है। आने वाली पीढ़ी जो है बोले कि एजुकेशन हायर सेकेंडरी तक क्यों है, मिडिल तक काफ़ी है ना, पढ़ना लिखना थोड़ा आ जाए काफ़ी है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी उसकी क्या ज़रूरत है। वो क्रांति और बढ़ती जाएगी। ऐसे स्कूल्स की ज़रूरत नहीं है। ओशो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, नो स्कूल स्कूल, है ना। नो स्कूल स्कूल, ऐसा स्कूल जिसमें स्कूल जैसा कुछ नहीं होगा। वहाँ सहजता सिखाई जाएगी, सरलता सिखाई जाएगी और वही सब सम्यक शिक्षा है। बाकी चीज़ें खेल खेल में जितना सीख सकता है सीख जाए, नहीं सीख सकता कोई बात नहीं, जरूरी तो है नहीं। दुनिया के जो बहुत बड़े सफल लोग हैं किसी भी डायमेंशन में, उसमें ज़्यादा परसेंटेज जो है ऐसे लोगों का है जो जिनकी शिक्षा बहुत कम रही है या वो शिक्षा में बहुत एवरेज रहे हैं। दुनिया को जिन्होंने भी लीड किया है हर सेगमेंट में, ये वही लोग हैं। यह अलग बात है कि कोई पैकेज में चला गया, उसमें चला गया, अलग बात है। ऐसे व्यक्ति जो इतिहास पुरुष हैं, है ना, जो भी इतिहास पुरुष हैं,
वह जो पढ़ने लिखने में या तो एवरेज रहे हैं या फिर जो पढ़ने लिखने में जो उनके पास कुछ डिग्रियां वगैरह रही नहीं, वही इतिहास पुरुष हुए हैं। ज़्यादातर उनका परसेंटेज ज़्यादा है। जो टॉपर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकर हुए हैं। ये छोटा मोटा कुछ कारोबार उन्होंने कर लिया होगा, 200-400 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए होंगे। इतिहास पुरुष नहीं रही है। तो हमारी शिक्षा जो है, माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए। वो जो स्कूल है ना, तामझाम वाले स्कूल, ये तामझाम, माँ बाप का भी इंटरव्यू होता है ना। और टीचर्स जो है बराबर फ़ोन करते रहेंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, यह है वह है, फलाना है ठिकाना है ना, और बड़े प्रभावित होते हैं उनसे। उसमें जो है बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, धन भी बर्बाद हो रहा है। हम तो ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं कि हमारे परिवारजनों ने कभी झांक के भी नहीं देखा उस स्कूल में मीटिंग की क्या दूर की बात है। और कभी पता भी नहीं करते थे कि ये गया कि नहीं गया, कब लौटा कि नहीं लौटा, क्या हो रहा है स्कूल में, कोई पता भी नहीं किया। एक आते हैं मुकेश जी, उन्होंने बड़ी साधारण सी शिक्षा ले पाए, संघर्ष वाली परिस्थितियां थी, और जो है किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा पाए। उन्होंने अपना कुछ बिजनेस चालू किया, हर्ब से रिलेटेड उसकी मार्केटिंग का काम चालू किया। और उस साधारण परिस्थिति में, साधारण एजुकेशन वाले व्यक्ति ने उसमें जब ऊंचाइयां जो हासिल करी हैं, वो उनके संग साथ वाले जो अच्छे एजुकेशन में पहुँचे, सब जगह पहुँचे, तो उनकी बराबरी में नहीं, बहुत पीछे छूट गए। तो अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, बेटा ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, पढ़ाई के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अरे फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं है, और फर्स्ट तो आना ही नहीं, फर्स्ट आया तो बेटा बहुत मारूंगा फर्स्ट आया तो डांट पड़ेगी बेटा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई तरह से जुड़े हुए लोग हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं। क्यों? दिमाग खराब है, 3 घंटे से बैठा हुआ है, खेलना नहीं है, निकल बाहर। बेवकूफ़ है जो 3-3 घंटे बैठा पढ़ रहा है। अरे थोड़ा बहुत देख लिया, पढ़ लिया। खेलने का समय और बैठ के पढ़ रहा है। जाओ बाहर, घूमो फिरो, खेलो कूदो। खेलने कूदने के दिन है, किताबों में बर्बाद कर देगा, आंखें फोड़ देगा अपनी। चल निकल बाहर। एक आई थी मोनिका, असल में बच्चों को ऐसे स्कूल में डाला है जहाँ पर ना होमवर्क होता है, ना किताबें होती हैं, ना उनकी कोई डिग्री होती है ना। और मतलब वो कहीं नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता, ऐसे स्कूल में डाला है। बेटा जाना है तो जाओ, जितना होता है उतना जाओ, नहीं जाता मत जाओ। दूसरा बच्चा जो है अड़ोस पड़ोस के इन्फ्लुएंस में आया है, तो कहता नहीं मैंने एग्ज़ाम देने हैं, 10th का एग्ज़ाम देना है। उसको भी वो कहते समझाया, बहुत समझाया उसने, काहे पागलपन में पढ़ रहा है, काहे के एग्ज़ाम देने, खेल कूद मज़े कर। बोले नहीं मैंने एग्ज़ाम देना, ये करना है वो करना है। तो कहिए चलो ठीक है, एक बार उसको दिलवा देते हैं और उसको मानसिक रूप से तैयार रखेंगे। बेटा ज़्यादा टेंशन में लेने का है नहीं। तो हम जो भी महत्वाकांक्षाएं दे रहे हैं, और शिक्षा जो है महत्वाकांक्षी शिक्षा है, ये गलत एजुकेशन है। इस एजुकेशन ने यूरोप और अमेरिका को कहाँ पहुँचा दिया।
हर मोहल्ले में 3-3 4-4 साइकाट्रिस्ट हैं, हर मोहल्ले में, है ना। और वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि विदेश से भी लोग यदि यहाँ कोई साइकाट्रिस्ट आके बसना चाहता है तो हम उसको बसाएंगे, कि मोहल्ले में कम साइकाट्रिस्ट हैं, एक मोहल्ले में 3-4 है, कम से कम 10 तो होने चाहिए ना हर मोहल्ले में, 10-12 साइकाट्रिस्ट तो होने चाहिए ना। एक मोहल्ले में सब 3-4 हैं, अपॉइंटमेंट मिलता नहीं, बोलते हैं कि हाँ अपॉइंटमेंट लो, अगले हफ्ते नंबर आएगा। तो ये शिक्षा जो है, इसके हिप्नोटिज्म से बच्चों को बाहर निकलना पड़ेगा, और वहाँ पर जो कंपटीशन है वह स्वस्थ विकास नहीं होने देता, बच्चों का एकांगी बना देता है। बहुमुखी प्रतिभा उन बच्चों की हो नहीं पाती, बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्तित्व होना चाहिए। एकांगी प्रतिभा जो है मशीन की होती है, मशीन होती है ना, वो जो काम कर सकती है वही काम करती है। एक ही फैक्ट्री में जाओ तो 50 किस्म की मशीनें रहती हैं, ये मशीन जो है सिर्फ यही काम करेगी, फिर दूसरी मशीन है फिर यह काम करेगी, तीसरी मशीन ये काम करेगी, या फिर कोई है 2-4 काम तो उसी से रिलेटेड कर पाएगी, दुनिया के सारे काम नहीं कर पाएगी वह। केमिकल इंडस्ट्री की अलग होगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसकी मशीन अलग होगी। कुछ जो है टूल मेकिंग सिस्टम की मशीनें होंगी वो अलग होगी, सबकी मशीनरीज अलग अलग होंगी। तो वह जो है एकांगी, एक दिशा में उसे हम बढ़ा रहे हैं, तो वह विकास जो है पागलपन की तरफ ले जाता है, एंग्जाइटी की तरफ ले जाता है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। क्या बच्चा जो है पेंटर होने की काबिलियत है, क्या पेंटिंग करता है, चित्रकार होने की काबिलियत है तो चित्रकारी करता है, संगीत की काबिलियत है तो संगीत के प्रति कुछ उसका कंट्रीब्यूशन है, कुछ का उसमें कुछ एक्सरसाइज है, पहचानना पड़ेगा उसमें क्या गुणवत्ताएं हैं, उनको उस दिशा में ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो सहज होगा। उसके जीवन में खेल कूद और उसकी हॉबीज़ जो हैं वो उभरनी चाहिए। और प्रकृति से प्रेम जरूर होना चाहिए। प्रकृति के प्रेम की यदि शिक्षा नहीं है तो वह जो है मनुष्य हो ही नहीं पाएगा, ज़ॉम्बीज़ हो जाएगा। बच्चों को प्रकृति का प्रेम सिखाया जाना चाहिए। सनातन की जो परंपराएं रही, देखा नहीं, नदियों की पूजा, पेड़ों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, सूरज चांद तारे की पूजा। अरे किसी बहाने जुड़ तो सही, सूरज चांद तारे को चारों को देखा तो कर, आकाश तत्व को देखा तो कर। नदियों में स्नान करना जरूरी है, फलाना ये, तो इस बहाने कर प्रकृति के बीच में जा तो सही स्नान करने के लिए। पहाड़ों पे बना दिया तीर्थ स्थान की, पहाड़ पे चढ़ के जाओ, जाएगा तो सही पहाड़ों पर। पेड़ों की पूजा, यह वह, प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति पूजक धर्म रहा है, और इसलिए हम बार बार कहते हैं प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है। प्रकृति का सानिध्य बहुत जरूरी है, वहाँ तुम सहज हो पाते हो, सरल हो पाते हो, वहाँ तुम फैल पाते हो। तो अपने बच्चों को भी वह एनवायरनमेंट दो, प्रकृति का प्रेम दो, प्रकृति से जोड़ो। बहुमुखी प्रतिभा उसकी जो उभरनी चाहिए, तभी उसकी एंग्जाइटी जाएगी। अब व्यापारी जो हमने देखा, सुबह उठते हैं, काम करते हैं दिन भर, वापस आ जाते हैं, हिसाब किताब में लगे रहते हैं। व्यापारी ही हैं वो, 24 घंटे व्यापारी हैं, है ना। कोई डॉक्टर यदि 24 घंटे डॉक्टर है मतलब पागल है ना। कोई इंजीनियर 24 घंटे इंजीनियर है, कोई मंत्री 24 घंटे मंत्री है, पागल है ना। इंसान कब बनेगा?
इंसान कब बनेगा? व्यापारी रहोगे, इंसान नहीं बनोगे, मनुष्य नहीं बनोगे। तुम हो परमात्मा और तुम कहते हो नहीं जी मैं परमात्मा नहीं, मैं तो डॉक्टर हूं, है ना। अपने परमात्मापन को तुमने इनकार कर दिया और क्या हो गए? एक क्षुद्र से डॉक्टर, है ना। ऐसे न जाने कितने डॉक्टर हैं, लाखों की संख्या में, और लोग उन्हें गालियां देते हैं आज की तारीख में। तुम कहते हो मैं इंजीनियर हूँ, तुम कहते हो मैं मजिस्ट्रेट हूँ, तुम कहते हो मैं फलाना हूँ। आदमी कब बनोगे? लोग जो है दफ्तर से घर आ जाते हैं लेकिन वही बने रहते हैं, घर आ जाते हैं तो भी व्यापारी बने रहते हैं। आदमी कब बनोगे? अब तुम इंसान के रूप में आए हो, मनुष्य के रूप में आए हो, तो मनुष्य भी नहीं हो, एंग्जाइटी नहीं होगी? तुम जिस भूमिका को निभाने के लिए आए हो उस भूमिका को नहीं निभा रहे हो तो एंग्जाइटी तो होगी होगी। जरूर वो बच्चा जो है ज़रूरत से ज़्यादा चिंता फिक्र करता होगा, पढ़ाई, शिक्षा, कैरियर, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करता होगा, उसकी कल्पनाओं में उलझा होगा। एक लड़की आई थी यहाँ पर, पढ़ने में अच्छी थी, वो CSE एग्जामिनेशन नहीं होते IAS वगैरह बनने के लिए, उसके तो उसने प्रीलिमिनरी जो है एग्ज़ाम वह निकाला, फिर वो मेन भी निकाल लिया और इंटरव्यू में जाके फेल हो गई, डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में चली गई, उसकी नानी उसको यहाँ लेकर आई थी। उसके बाद जो है काफ़ी असहज हो गई, वो हंसना भूल गई, सब भूल गई। उसके जो है नॉर्मल जो पैटर्न्स होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस आने लगी। हालांकि अपना सब कुछ करती थी, अपना नहाना धोना ये सब कर लेती थी, घूमने फिरने जाती थी, बात करती थी, लेकिन बहुत कम बात करती थी। और पहले बहुत अच्छी हंसमुख मस्त लड़की थी, लेकिन डिप्रेशन में आ गई। उसको जो है ऐसा हो गया कि यह पद तो मिलना ही चाहिए, और उसको लगा मिल ही जाएगा, और नहीं मिला, लास्ट मोमेंट में हो गई, तो फिर उसने संतुलन अपना खो दिया। तुम जो उन्हें जो है किसी वासना के साथ में अलाइन कर देते हो, उसके परिणाम, दुष्परिणाम तो आने ही आने। यदि वो सफल भी हो गया, वो बच्चा सफल भी हो गया, तो भी दुष्परिणाम ही है ना। वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मतलब पहले आदमी था, अब डॉक्टर हो गया, अब इंजीनियर हो गया, है ना। डिमोशन है कि प्रमोशन है? डिमोशन है ना। पहले मनुष्य था, अब एक मशीन हो गया, एक रोबोटिक पैटर्न में समा गया। देखते नहीं, डॉक्टर इंजीनियर से जाके मिलके देखते नहीं, गौर से देखा करो। इंसान नहीं है वहाँ पे, मशीन है, उनमें कहीं भी इंसान नहीं दिखता, मनुष्य दिखता ही नहीं है। ज़ॉम्बीज़ हैं ये लोग। अपनी सहजता को हम खो देते हैं। और सभी सयाने एक मत, वो कहते हैं सभी सयाने कि समाधि सहज होनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि भली। समाधि सहज है तो ही भली है। तुम्हारी समाधि भी असहज है तो मतलब वह समाधि कैसे कहलाएगी? जरूर कुछ इल्यूजन होगा। समाधि सहज होनी चाहिए, साधना सहज होनी चाहिए, धर्म सहज होना चाहिए, जीवन सहज होना चाहिए, संबंध सहज होने चाहिए। काम धंधे व्यापार जो करे उसमें तुम्हें सहज होना चाहिए। सहजता नहीं है, मामला गड़बड़ है। बच्चों को वापस पालना सीखो, है ना, अलग तौर तरीकों से पालो पोसो। एम्बिशंस बिल्कुल नहीं देना, महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल नहीं देना। महत्वाकांक्षाएं उन्हें तभी तुम नहीं दे पाओगे जब तुम महत्वाकांक्षी नहीं होगे।
तुम यदि महत्वाकांक्षी हो रहे हो और तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तुम पूर्ण नहीं कर पाए, तुम अब बच्चों को यूज़ करोगे। अब तुम बच्चों को यूज़ करोगे, बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के तुम चलाओगे। अब तुम चाहते हो कि मेरा बेटा जो है यह बनना चाहिए, वह बनना चाहिए। दुनिया को तुम बता सको मैं फलाने का बाप हूँ, फलाने की माँ हूँ। तुम अपनी उन सुप्त महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बच्चों का मिसयूज करना चाहते हो। और बाय द वे वो बच्चा यदि उसमें असफल साबित होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, तुम भी डिप्रेशन में चले जाते हो। ऐसी एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ ने कुछ कह दिया, ये शहर है ना बाजू में, रावी नदी बहती है ना, वो छोटी सी बच्ची ये शिक्षा के संबंधित निकल गई, छोटी सी बच्ची पैदल पैदल। कोई उनका रिश्तेदार आया, उसको वो हुआ कि वो गई कहाँ, किधर गई, क्या हुआ, कैसा हुआ। उसने लगाई दौड़ लगाई और उसने जा कर के उस बच्ची को पकड़ लिया। वह रावी में कूदने जा रही थी, मरने जा रही थी, छोटी सी बच्ची नदी में कूद के जान देने जा रही थी। बहुत सारे बच्चे हैं सुसाइड कर लेते हैं। कोटा राजस्थान कौन सा हब है, कोचिंग हब है ना, कोटा फैक्ट्री। वहाँ पर जो है फांसी के फंदे पर झूलते हुए बच्चे मिलते रहते हैं। नस काट कर मरे हुए बच्चे मिलते रहते हैं। हर 2 महीने में नहीं, वो पुराने आंकड़े होंगे, अब तो हर महीना हो गया होगा। किसी महीने में 1, किसी महीने में 2, ऐसे हो गए होंगे अभी तो। अब ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ समाज जो है कितना कुरूप होता है, यह तुम्हें दिखता नहीं। जितना कुरूप समाज है अभी, कभी सुना तुमने बाप दादों से इतना कुरूप समाज कभी हुआ? पहले महत्वाकांक्षाएं कम थी तो कुरूपता कम थी, अब महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हो गई, कुरूपता ज़्यादा हो गई। मुसीबत में कोई इंसान पड़ा हुआ है तो कोई उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। ये महत्वाकांक्षी समाज के लक्षण हैं। तो यदि बच्चे के साथ ऐसा होता है कि वो फ्लाइट में जाने वाला है और फ्लाइट में अभी समय बहुत है, लेकिन उसके भीतर एंग्जाइटी पैदा हो जाती कि फ्लाइट मेरी मिस ना हो जाए, चूक ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मतलब उसने ज़रूरत से ज़्यादा सपने पाले हुए, तो वो सपने जो है चूक न जाए, वो चूक न जाए हर जगह घुस जाता है, कहीं यह न चूक जाए या खो न जाए या ऐसा ना हो जाए। असुरक्षा की भावना जो है घर कर जाती है और हर जगह असुरक्षा फैलने लगती है। तो बच्चों को सहजता की तरफ ले जाना पड़ेगा, उसके लिए खुद को सहज होना पड़ेगा। माँ बाप सहज होंगे, सहजता की समझ होगी, तभी तो आगे दे पाएंगे। यह दुष्ट चक्र जो है बहुत जल्दी तोड़ना होगा, दुष्ट चक्र बहुत जल्दी तोड़ना होगा। नहीं तोड़ेंगे तो बहुत बुरी परिस्थितियां तैयार खड़ी हैं। बहुत सारे बच्चे फैंटेसी में जी रहे हैं, कल्पनाओं में जी रहे हैं। इतने हो जाता है तो उसके बाद तो फैंटेसी आकर्षित करने लगती है उन्हें। फैंटेसी वाले वो सब नहीं आते तुम्हारे सीरियल बच्चों के, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, उड़ने वाले है ना बच्चे, आकाश में घूमने वाले बच्चे, एक घूसा मारें और अपना जो है धरती पे छेद कर दें, एक घूसा मारें और पेड़ गिरा दें।
उल्टे सीधे फैंटेसी। तो फैंटेसी में जाके बच्चे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें महत्वाकांक्षा दी गई, अब महत्वाकांक्षा बाहर तो पूरी होती दिखती नहीं, तो फैंटेसी में पूरा करते हैं वह वर्चुअली। बहुत बड़ा दुष्ट चक्र है। इस दुष्ट चक्र से बाहर निकलने के लिए पहले अपने आप को जगाओ और फिर अपने बच्चों को भी जगाओ, तभी से बाहर हुआ जा सकता है। हमें लगता है आज की सभा यहाँ समाप्त की जाए।